नमस्कार साथियों, कैरियर टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर के कितने घटक होते हैं और कंप्यूटर की विशेषताएं, उनके गुण, उनके दोषों के बारे में हमने बताया। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आपको और भी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा है बुद्धिहीन, यानी कि नो माइंड। कंप्यूटर में स्वयं की सोच और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि कंप्यूटर को जो हम निर्देश देंगे उसी के अनुसार हमारा कंप्यूटर कार्य करेगा। ये नहीं हमने निर्देश कुछ और दिया है, कंप्यूटर अपने आप ही कोई काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिर आता है हमारा कम खर्चीला। खर्चीला मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं। इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जैसे हमारा पीसी हुआ या प्रिंटर हुआ या फिर हमारा सीपीयू हुआ या माउस हुआ या कीबोर्ड हुआ, और इसी प्रकार से हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट्स जैसे हमारा नोटपैड हुआ या फिर फोटो एडिटिंग वाला ऐप हुआ, ये जितने भी ऐप आते हैं यह सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर इनमें कोई खराबी आ जाती है तो इनमें बहुत ही खर्च लगता है। इसीलिए इसका एक गुण यह भी है कि कंप्यूटर बहुत खर्चीला होता है। फिर आते हैं वायरस का खतरा। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि यदि कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो आपकी सूचनाएं या फिर जो भी आपने डेटा फिर फाइल में सेव किया है वह नष्ट भी हो सकता है या फिर खराब भी हो सकता है, जिससे आप शायद ही रीस्टोर कर पाएँ। फिर आता है हमारा विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करता है तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर महोदय हैं उनको आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चला सकते हैं। अब यदि हम व्यक्ति की बात करें तो उसके लिए भी एनर्जी के लिए ईंधन की आवश्यकता होता है, जो हमें खाना के रूप में मिलता है। इसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर है उसको भी चलने के लिए, उसको कार्य करने के लिए और भी अन्य प्रक्रियाएं करने के लिए उसे भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं हम कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान में शायद ही ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हुआ या फिर हमारा विज्ञान के क्षेत्र में हुआ या फिर आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। आप विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों को भी मान लो क्लास करना है या फिर नोट्स बनाने हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, तब भी आप कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं। इससे आपके कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग, जो हमारा कंप्यूटर है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला हमारा है डाटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल सांख्यिकीय डेटा से सूचना तैयार करना कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट द्वारा डेटा दिया, अब उस डेटा को प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेस के द्वारा हमें सूचनाएं मिलती हैं जो कि आउटपुट के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे हमारा हुआ जनगणना, सांख्यिकीय विश्लेषण, परीक्षाओं का परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि अगर आपका रिजल्ट भी बनाना है तो आप कंप्यूटर की मदद से बना सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के लोगों का वेतन तैयार करना है तो आप कंप्यूटर की मदद से तैयार कर सकते हैं। हॉस्पिटल में
भी आप देखते हैं कि मान लीजिए आपको सीटी स्कैन वगैरह करवाना है या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है, उसमें भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है हमारा नंबर 2 पे सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। भंडार की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो सकते हैं। इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग ही बता दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम एक स्थान से सूचनाएं भेज सकते हैं, दूसरे स्थान से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही अच्छा गुण साबित हुआ, जो कि हमें सूचनाओं के माध्यम से पता चलता है। फिर आता है हमारा शिक्षा, मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों और सर्वसुलभता सुनिश्चित की है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि विद्यार्थी जीवन में भी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो भी है हमारा डिजिटल बोर्ड है, इसी के माध्यम से आप लोग हमारी क्लास देख पा रहे हैं। और भी कई चीज़ें, जैसे आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, आप कंप्यूटर पे आसानी से बना सकते हैं। उतना आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, ना लिखना पड़ेगा, ना उसके लिए नोट्स वगैरह बनाना पड़ेंगे। आप कंप्यूटर में आसानी से वीडियो गेम वगैरह खेल सकते हैं, या फिर वीडियो बना सकते हैं, या फिर वीडियो देख सकते हैं, इमेज वगैरह बहुत सारे कार्य आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। फिर आता है डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों, अब देखिए जैसे हमारा मन लाइब्रेरी में नहीं जाने का है, मान के चलिए आप ऑनलाइन ही इंटरनेट के माध्यम से आप साइट पे जाएंगे डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ से आप कोई भी किताब, उसमें आप अपना लेखक का नाम डालिए, किताब का नाम डालिए, आपको तुरंत वह किताब उपलब्ध हो जाएगी। फिर हम आते हैं नंबर 4 पे वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव है। आज के युग में हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग हो रहा है। जैसे हमें कोई मिसाइल कितनी ऊंचाई पे भेजनी है, किस रेंज से भेजनी है, उसकी दूरी क्या होगी, ये सब आप कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आपका अल्ट्रासाउंड कराना है वो भी आप कंप्यूटर के माध्यम से कराएंगे, उसमें भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी संस्थान में जाएंगे या फिर विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पे भी आपके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए या फिर आपके डाटा को बनाने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। फिर आता है हमारा रेलवे और वायुयान आरक्षण, रेलवेज एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं, इसमें गलती की संभावना नहीं होती। आज का युग विज्ञान का युग है। जैसे कि मान के चलिए हमें घर बैठे ही टिकट वगैरह बुक करना है, आप कंप्यूटर पे जाइए, वहाँ पे आप आसानी से डिटेल्स डालिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक यात्रा करनी है, किस डेट में यात्रा करनी है, किस टाइम यात्रा करनी है, ये सब आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि आपका वायुयान का रिजर्वेशन वगैरह करवाना, ये भी आप घर से आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा बैंक। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, रुपया गिनना तथा पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता। जब हम बैंकों में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो डाटा होता है कंप्यूटर के माध्यम से सुरक्षित रहता है कि आपने कितने टाइम कितने पैसे निकाले, कितने जमा किए, किस तारीख को निकाले, ये सब आपके सारे डाटा की एंट्री कंप्यूटर के माध्यम से सेव रहती है। आप एटीएम मशीन पे जाएंगे, आप कार्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको पैसा मिल जाएगा। तो आज के युग में देख रहे हैं कि कंप्यूटर का कितना उपयोग हो रहा है। फिर आता है हमारा चिकित्सा, मेडिसिन। शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है।
सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी जांच के लिए, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आपको नहीं पता चल रही, तो आप उसके लिए चेकअप करवाएंगे। चेकअप में भी आपका कंप्यूटर उपयोग होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह होंगी, या फिर स्कैन करने, आपके मस्तिष्क को स्कैन करने की मशीन, बहुत सारी मशीन होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के माध्यम से चलती हैं। फिर हम आते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम आप लोगों को कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो कि इस पाठ से ही रिलेटेड हैं, जो कि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उम्मीद है आप लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। जैसा कि हमने आपको कल भी पढ़ाया था, उसमें एक भी विशेषता बताई थी कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, ये भी हमने कल आपको पढ़ाया है। फिर आता है हमारा आंकड़ों के विश्लेषण, ये भी हमने आपको कल बताया था कि प्रोसेसिंग के दौरान हमारी जो डेटा होता है उसका एनालिसिस होता है, ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। फिर आता है हमारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना। जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव वगैरह करते हैं तो उसमें आप अपने मन का पासवर्ड लगा सकते हैं और वह पासवर्ड आप ही खोल सकते हैं। उसके अलावा आपका पासवर्ड कोई और ना तो चेंज कर सकता है, ना ही किसी फाइल को ओपन कर सकता है बिना पासवर्ड के। तो ये सारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो इसके लिए हमारा विकल्प सही होगा नंबर ए, बी, सी या फिर डी, सभी चारों। तो इसमें हमारा चारों सही, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा सभी चारों, विकल्प नंबर डी। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला यहाँ पे होगा कौन सा बना था? जो हमारा कंप्यूटर का प्रथम साक्षर जिला है वह कौन सा जिला है? नंबर एक एर्नाकुलम, नंबर बी विल्लुपुरम, नंबर सी थिरुवल्लुर, नंबर डी मल्लपुरम केरल। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है नंबर 4 मल्लपुरम केरल। ये वो जिला है जहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता का पहला स्थान इसको दिया गया है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? ये हमारा विकल्प है नंबर 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नंबर बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नंबर सी इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी वर्नपुर, नंबर डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? हमने आपको कल कंप्यूटर के कार्यों के बारे में बताया है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 4 कंट्रोलिंग, नंबर सी कंट्रोलिंग, नंबर डी हमारा है आउटपुटिंग, नंबर ई हमारा है अंडरस्टैंडिंग। तो हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है या बुद्धिहीन होता है, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जैसे हम इसको डाटा देंगे वैसे ही हमको परिणाम देगा। इसीलिए हमारे हिसाब से विकल्प नंबर ई सही होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। मतलब यह चीज़ों को समझता नहीं, जैसा हम इसको डाटा दे देंगे वैसे ही हमको जानकारी दे देगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। कल भी हमने बताया था कि कंप्यूटर को हम पहले इनपुट देंगे, फिर इनपुट प्रोसेसिंग के दौरान विश्लेषण वगैरह होगा, फिर उसके द्वारा अंत में हमें आउटपुट के रूप में प्रयोग है। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत होती हैं। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। कंप्यूटर में ये सारी क्रियाएं होती हैं, कल हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था।
फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है। कल हमने आपको गुण के बारे में बताया कि कौन से गुण होते हैं, कौन से दोष होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर ए तीव्र गति, ऑप्शन नंबर बी त्रुटि रहित कार्य, ऑप्शन नंबर सी गोपनीयता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। हमने आपको कल पढ़ाया था कि ये कंप्यूटर जो है तीव्र गति से कार्य करता है, ये भी हमने आपको कल बताया। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर बी त्रुटि रहित, मतलब यह त्रुटि कम करता है, जैसा आप इसको डाटा देंगे वैसे ही आपको ये सूचनाएं देगा। फिर आता है इसमें गोपनीयता, मतलब इसमें प्राइवेसी भी पाई जाती है, ये भी हमने आपको कल बताया था। इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर डी सही हुआ, विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ। हमने आपको कल अच्छे से समझाया था कि कंप्यूटर को जब इनपुट दिया जाता है वह अव्यवस्थित रूप में होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले डाटा को व्यवस्थित रूप में किया जाता है, फिर इसको एनालिसिस किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग के द्वारा आउटपुट हमें प्राप्त होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए डाटा संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी डाटा को सहेजना, ऑप्शन नंबर सी डाटा का उपयोगी बनाना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इस हिसाब से हमारा जो प्रोसेसिंग का कार्य है वह होता है कि डाटा को उपयोगी बनाना, क्योंकि डाटा हमें अव्यवस्थित रूप में प्राप्त होता है, इसलिए पहले हम इसको अरेंज करेंगे, फिर उसको उपयोगी लायक बनाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। कल हमने आपको अल्फा न्यूमेरिक डाटा के बारे में भी बताया है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, किन चीज़ों के लिए होता है। इसमें हमारा विकल्प है अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का, उपर्युक्त सभी। हमने आपको कल बताया था कि इसमें आप अंकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अक्षरों का भी प्रयोग कर सकते हैं और चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर डी सही होना चाहिए। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। नंबर 1 जल्द निर्णय लेने की क्षमता, नंबर बी गोपनीयता, नंबर सी बुद्धिहीन, नंबर डी विविधता। कल हमने आपको कंप्यूटर के गुण और दोषों के बारे में भी बताया जाता है कि हमारे गुण कौन कौन से होते हैं। जो हमारे लिए अच्छे होते हैं वो गुण होते हैं, जो हमारे लिए बुरे होते हैं वो हमारे लिए दोष ही होते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर के लिए भी जल्दी निर्णय लेने की क्षमता ये हमारा यहाँ पे गुण है। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी गोपनीयता, ये भी हमारा एक गुण है कंप्यूटर का। फिर है बुद्धिहीन, ये हमारा दोष है, क्योंकि बुद्धिहीन किसी का गुण नहीं हो सकता, चाहे मानव हो या फिर कंप्यूटर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिहीन। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मंडे एग्जाम में, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी, 22 जनवरी। तो यहाँ पे जो विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी सही है, 2 दिसंबर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। ये आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारे विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश के पास हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है भारत, फिर आता है हमारा रूस, फिर है जापान, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर हमारे जो विश्व में है सबसे ज्यादा अमेरिका के पास हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, साक्षरता का मतलब आपने कितना सीखा, कितना उसको उपयोग कर रहे हैं, कितना उसको कार्य के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ये साक्षरता का नहीं हो सकता। कंप्यूटर फिर है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ये भी साक्षरता का गुण नहीं हो सकता। फिर है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। फिर है ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना। जो हमारा कंप्यूटर साक्षरता का मतलब होता है वह है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, ये देखिए क्या कहता है,
डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? डाटा प्रोसेसिंग के बारे में हमने आपको कल डिटेल से बताया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए है डाटा का भंडारण, फिर है ऑप्शन नंबर बी डाटा का संग्रहण, फिर है ऑप्शन नंबर सी डाटा के उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, फिर है ऑप्शन नंबर डी सूचना का विश्लेषण करना। जो हमारा प्रोसेसिंग का कार्य होता है वह डाटा को व्यवस्थित करता है, फिर प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा को उपयोगी बनाता है, फिर उपयोगी बनने के बाद वह सूचना में परिवर्तित हो जाता है और आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 14, बैंकिंग लेन देन में ECS इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सर्विस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है कंप्यूटर क्लियरिंग सर्विस, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो इसका जो हमारा फुल फॉर्म होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका जो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। नंबर ऑप्शन नंबर है नंबर को, नंबर 2 है नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी डाटा को, ऑप्शन नंबर सी इनपुट को, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर को। कल हमने बताया था कि जो हमारे प्रोसेस में होता है वो हमारा डाटा आता है, क्योंकि डाटा अव्यवस्थित होता है, इसी को व्यवस्थित करने के लिए प्रोसेसिंग का कार्य होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो चलिए यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं हम कल इसी टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।